Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. आज के इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास का जो टॉपिक चल रहा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल, उस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। याद करो, हमने न्यूक्लियस तक ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, हम न्यूक्लियस के आगे बढ़ रहे हैं। और याद करो, मैंने एक सेल को ना पार्ट में डिवाइड किया था, क्लियर है ना। तो वहाँ तक पहला जो पार्ट है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्लियर है, इंट्रोडक्शन। दूसरा पार्ट हम मेनली पढ़ रहे हैं जिसमें देखो न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया। एक और पॉइंट यहाँ पे पढ़ना है, हमें थोड़ा सा पढ़ना है बस, साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। और फिर हम अपने तीसरे पार्ट में चले जाएंगे, और तीसरे पार्ट में मैंने आपको बता रखा है क्या डिस्कस करेंगे। तो हम सिर्फ और सिर्फ सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, आपने पढ़ रखा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, गोल्गी बॉडी होते हैं, उन सबको बारी बारी से एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो सबसे पहले है साइटोप्लाज्म। तो देखेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है, क्लियर है। आप साथ ही साथ लिखते भी चलोगे, ठीक है। जहां दिक्कत हो वीडियो को पॉज करके लिखोगे, ठीक है ना। तो देखो, साइटोप्लाज्म के बारे में समझोगे तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म जो होता है इट इज द लिविंग कंपोनेंट। ये क्या होता है कि सेल का ना लिविंग कंपोनेंट होता है, या यूं कहा जाए ना तो साइटोप्लाज्म ही मेनली होता है। इट इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ cell. It is the living component of cell consisting of transparent semi granular structures। क्लियर है ना। यहाँ क्या हो रहा है कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट समझ रहे हो ना, जो आर पार हो, क्लियर है। कॉमा सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भी हो सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। सेमी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स, ग्रैनुलर्स मीन समझते हो ना, छोटे छोटे बहुत ही टाइनी, एक तरह से बोल सकते हैं ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर। तो ये बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली मैं ऑर्गेनल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसी में, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, साइटोप्लाज्म occupies occupies most of the part of a cell। सेल का जो मोस्टली पार्ट होता है ना, उसको कौन ऑक्युपाई कर रहा है, तो साइटोप्लाज्म ऑक्युपाई कर रहा है। क्लियरली आ रहा समझ में, क्योंकि सेल में मोस्टली क्या है, तो साइटोप्लाज्म है। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर सब कुछ प्रेजेंट है, आ रहा समझ में। साइटोप्लाज्म इज एक्चुअली द फ्लूइड, और उसी में प्रेजेंट तुम्हारे सेल ऑर्गेनल। साइटोप्लाज्म में ही एक्चुअली दो चीज प्रेजेंट होते हैं, अभी हम देखेंगे। एक साइटोसोल होता है और दूसरा सेल ऑर्गेनल होता है, तो दोनों को साथ में हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, क्लियर है ना। तो अभी इसके बाद वही देखेंगे। तो यहाँ तक आपने देख लिया, ये क्या है, ये मेजर पार्ट है किसका, तो सेल का है, क्लियर है ना। साइटोप्लाज्म ऑक्युपाई मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेल, या इट इज द मेजर पार्ट ऑफ द सेल। इतना क्लियर है आपको, आ रहा समझ में। इसके बाद लिखोगे, इसके बाद अगला पॉइंट लिख लेना है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म हैज टू पार्ट। साइटोप्लाज्म के क्या हो गए, तो दो पार्ट्स हो गए। सबसे पहला लिखो यहाँ पे, सबसे पहला लिख लो साइटोसोल। साइटोसोल क्या हो गया, सबसे पहला पार्ट क्या है, साइटोसोल। साइटोसोल ही वो फ्लूइड है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, आ रहा है। तो इसमें लिख लेना एक पॉइंट, इट इज द फ्लूइड, या सिंपली लिखो द फ्लूइड which consist of a number of substance like, देखो इसमें क्या क्या आ गया, जैसे वाटर आ जाएगा, आयंस आ जाएंगे, विटामिन्स आ जाएंगे, एंजाइम्स आ जाएंगे, है ना, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा,
लिपिड आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएंगे, ईटीसी। तो ये सब कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो साइटोसोल में प्रेजेंट होंगे। साइटोसोल इज द फ्लूइड। क्लियर है ना? इसके बाद देखते हैं दूसरा, तो अब इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ। दूसरा क्या हो जाएगा? तो हमारा सेल ऑर्गेनेल्स हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? अब देखो, सेल ऑर्गेनेल्स वो सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी माइक्रोस्कोपिक सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। आ रहा है समझ में? तो लिखना इसमें पॉइंट, these are tiny submicroscopic structures present in the साइटोप्लाज्म। आ रहा है समझ में? तो ये क्या हो गया? छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। आगे यहीं पे ध्यान दोगे, मोस्टली जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, मैं मोस्टली की बात कर रहा हूँ, मोस्टली सेल ऑर्गेनल्स एक मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होता है ताकि उसके जो कंटेंट्स है ना, ताकि उसके जो कंटेंट्स है उसे सेपरेट करके रखा जा सके आउटसाइड इन्वायरमेंट से। यार समझ में? इसे एक पॉइंट बना के लिख लेना, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स are bonded by membrane to keep its contents safe from environment। सेफ नहीं, या सेपरेट लिख लो एक्चुअली, है ना? अपने कंटेंट्स को आउटसाइड इन्वायरमेंट से सेपरेट रखने का काम करेगा। देखो ना, जैसे मान लो ये एक, और इसके अंदर मान लो ये एक मेम्ब्रेन, क्लियर है ना? तो इसके अंदर के जो भी कंपोनेंट्स है, इसमें जो कुछ भी प्रेजेंट है, तो उसको क्या कर रहा है? बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट कर रहा है, अंदर ही रख रहा है ना, इसे बाहर जाने नहीं दे रहा है। ये जरूरत पड़ने पे जाने देगा, है ना? तो वो सब चीजों को तो पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। तो इतना समझ में आया कि कंटेंट्स को सेपरेट करने का काम करेगा आउटसाइड इन्वायरमेंट। सब यहीं पे एक बात और ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स ना अलग अलग टाइप के हो जाते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनल्स होगा जिसमें मेम्ब्रेन है ही नहीं, ठीक है, जैसे राइबोसोम हो गया हमारा। कुछ ऐसे ऑर्गेनल होंगे, मैं ऑर्गेनल की बात कर रहा हूँ, तो एक ऐसा ऑर्गेनल होगा जिसमें मेम्ब्रेन ही नहीं है। दूसरा देखो तो कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होंगे जिसमें एक मेम्ब्रेन हो, यानी सिंगल मेम्ब्रेन हो। और यहीं पे आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स भी मिल जाएंगे जहाँ पे दो दो मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कि बाहर से ना एक कवरिंग हुआ और उसके ऊपर एक दूसरा कवरिंग आ जाता है। क्लियर है ना? तो उसी को देख लेंगे हम यहाँ पे। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, इसे जल्दी से नोट कर लोगे आप, ठीक है ना? देखोगे यहाँ पे, तो मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, आराम समझ में? ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स के टाइप, ठीक है? तो लिख लोगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स on the basis of मेम्ब्रेन। क्लियर है ना? मेम्ब्रेन के आधार पे सेल ऑर्गेनल्स के टाइप को देख रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आ जाएगा हमारा, सबसे पहला क्या आ जाएगा? तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल, सबसे पहला क्या आएगा? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स। क्लियर है ना? अब इसमें देखो, कुछ हमें पढ़ना नहीं है कि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल क्या होता है, हमें पता है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं हो उसमें मेम्ब्रेन लेस बोलेंगे। बस यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेना, राइबोसोम। और ये बिल्कुल ही याद होना चाहिए तुम्हें, हर जगह पूछेगा कहीं ना कहीं, क्वेश्चन को मॉडिफाई करके इधर उधर करके, लेकिन जरूर पूछेगा ये, ठीक है? तो ये आपका राइबोसोम हो गया। द सेकेंड वन इज सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स। तो यहां देखो क्या क्या आ जाएंगे, तो इसे मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है?
मैं पहले डबल मेम्ब्रेन लिखता हूँ यहाँ पे, उसे वहाँ पे मैं जगह छोड़ देता हूँ, क्योंकि देखो वो ना बहुत सारे हैं, डबल मेम्ब्रेन बहुत कम है। आप बस इन दोनों को याद रखना, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल, क्लियर है ना। तो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड में क्या क्या आता है ना, तो यहाँ पे एक तो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, याद रखोगे, और दूसरा जो है ना ये तुम्हारा प्लास्टिड आ जाएंगे, क्लियर है। तो ये दो आएगा डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड में, और ये एक आएगा मतलब जहाँ मेम्ब्रेन ही नहीं है, क्लियर है। बाकी के जो बच गया ना यहाँ चिपका दो, मैंने ऑलरेडी आपको ऑर्गेनल्स सब बताया होगा, शायद नहीं बताया होगा तो आज वहाँ लिखवाएंगे। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो जैसे देखो गोल्गी बॉडी आ जाएगा, जैसे देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, जैसे देखो लाइसोसोम आ जाएगा, क्लियर है ना। ईटीसी लगा देता हूँ यहाँ पे, क्लियर है। तो और भी जो भी ऑर्गेनल्स हैं यहाँ पे आप लिख सकते हो अपने मन से, क्लियर है ना। अभी हम ऑर्गेनल्स ही डिस्कस करेंगे, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या देखा। अभी साइटोप्लाज्म देखा, साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स हो गए, एक फ्लूइड वाला पार्ट साइटोसोल जिसे बोलेंगे, क्लियर है ना, जिसमें बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि उसमें क्या क्या होता है, एंजाइम होता है, विटामिन होते हैं, तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, है ना, सब कुछ होते हैं वहाँ पे। वाटर होता है, मोस्टली तो वाटर ही होगा, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा ना साइटोप्लाज्म का, याद रखना वाटर ही होगा, क्लियर है। अब देखो यहीं पे एक और पॉइंट आप लिख सकते हो अलग से, कि जो भी रिएक्शंस होते हैं ना, बायोकेमिकल रिएक्शंस, वो मोस्टली साइटोप्लाज्म में ही होता है, क्लियर है ना। तो साइटोप्लाज्म इज आल्सो कंसीडर्ड एज द एरेना ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। इसे एक नोट बना के लिख लोगे आप कहीं पे, ठीक है। इसे भी मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पे एक नोट बना के आप लिख लोगे, लिख लेना साइटोप्लाज्म is considered as arena of all the cellular activities taking place inside सेल। सेल के अंदर जो कुछ भी रिएक्शंस हो रहे हैं ना, वो कहाँ हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म हो रहा है, सिंपल सा बोलेंगे हम, ठीक है ना। क्योंकि साइटोसोल में ना बहुत सारे वो जो सब्सटेंस प्रेजेंट है ना, वही सब तो रिएक्शंस में हेल्प करेंगे। दीज आर एक्चुअली द रिएक्टेंट्स, ये फंक्शन करेगा रिएक्टेंट्स की तरह, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म क्लियर हो गया, तो हमने सेल चैप्टर का दूसरा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया। अब हम चलेंगे तीसरे पार्ट पे, और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम एक एक करके सारे ऑर्गेनल्स को देखेंगे। एक एक करके क्या करेंगे, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सारे ऑर्गेनल्स को देखेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ऑर्गेनल्स का एक लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, तो सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। तो देखोगे यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक बार उसका अच्छे से लिस्ट देख लेते हैं, सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या पढ़ना है हमें, ठीक है ना, और उसको फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। देखना यहाँ पे, तो सेल ऑर्गेनल्स में जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा हम पढ़ेंगे इसी में गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का बहुत सारा नाम होता है, गोल्गी बॉडी को गोल्गी एपरेटस बोलते हैं, प्लांट में इसी को डिक्टियोसोम बोलते हैं। तो वो सब जो भी पॉइंट्स आएंगे ना, वो जब मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं डिस्कस करूंगा, वहाँ पे बता दूंगा आपको, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो दूसरा हो गया हमारा गोल्गी बॉडी। तीसरा जो हो गया हमारा, वो हो जाएगा लाइजोसोम। अब देखो इन तीनों को ना हम सीरियल नंबर से पढ़ेंगे, ये तीनों क्या है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। एक मैं अलग से सिस्टम बताऊंगा, जिसे हम बोलते हैं GERL सिस्टम, मैं साइड में बताऊंगा। यहीं पे देखो इन तीनों को अगर कनेक्ट कर दो ना, तो एक सिस्टम बनता है GERL। देखो G फॉर गोल्गी बॉडी, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड L फॉर लाइसोसोम। आ गया ना यहाँ पे तीनों।
तो ये एक GERL सिस्टम है, साइड से बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी पढ़ेंगे, लाइसोसोम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे राइबोसोम। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पढ़ेंगे हम, एक मिनट, लाइसोसोम हो गया हमारा, वैक्यूल्स देखेंगे, क्लियर है ना। इसके बाद हम प्लास्टिड्स देखेंगे, इसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, जहाँ पे एनर्जी बनता है, पावर हाउस जिसे पढ़े होगे आपने 8th क्लास में। और इसके बाद हम सेंट्रियोल्स देखेंगे, या सेंट्रोसोम भी बोलते हैं इसको, क्लियर है ना। सेंट्रोसोम ही लिख लो, सेंट्रोसोम देखेंगे। तो इतना ही हमें मिला जुला के सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं। ये 8 सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, आ रहा समझ में। तो इन सभी को देखेंगे, लेकिन हम अब अगले क्लास में देखेंगे। इस पहले से मैं शुरू करूंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्लियर है ना। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि यहाँ पे हमारा तीसरा पार्ट सेल का, जो कि लास्ट पार्ट है, वो शुरू होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और खत्म हो जाएगा हमारा सेंट्रोसोम के साथ, और यहीं पे हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, क्लियर है ना। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आपको करना क्या है, तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। अब देखो, एक्चुअली 9th का जो वीडियो आ रहा था ना, वो कुछ दिन के लिए मतलब पेंडिंग में चला गया था, मैं अपलोड नहीं कर रहा था। प्रॉब्लम ये हो रहा था ना मेरे साथ, घर पे वाईफाई था नहीं, अभी तो फिलहाल है, मैंने लगवा लिया है, अभी फिलहाल है। तो वाईफाई के प्रॉब्लम की वजह से मैं कोई एक ही वीडियो अपलोड कर पाता था, क्योंकि वीडियो भी तो जो यहाँ पे अपलोड करता हूँ वो लगभग 3 से 4 GB का हो जाता है, तो मेरे पास उतना डाटा होता नहीं था। तो अब क्या है कि अब कंटिन्यू वीडियो आपको आएंगे, क्लियर है ना। तो यहाँ पे अब वो पहले वाला इशू रहा नहीं। चलो ठीक है, फिर बाय।